नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, क्या महागठबंधन सरकार की और जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने जो चाल चली है उस चाल की सुप्रीम कोर्ट में हवा निकलने वाली है? क्या इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ने वाली है? जी हाँ, मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक जनगणना है, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाना है और ये उन पार्टियों के लिए ज़रूरी थी जिनकी राजनीति का जो नींव है वो जाति और धर्म पे आधारित है। बिना जाति और धर्म के उनकी राजनीतिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकती है। उसकी जो राजनीतिक जनाधार है वो धीरे धीरे खोती हुई दिख रही थी, इसलिए उन्होंने इस जाति और धर्म का सहारा लिया है और इसी को मुद्दा बनाकर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि यह बिहार सरकार सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जाति जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की कोशिश भी कर रही है। ये बहुत ही बड़ा आरोप है एक तरह से, और ये बिल्कुल सही बात है। जिस समय में पूरे देश में लोग जाति और धर्म से ऊपर सोचना शुरू किए हैं, हर एक बहुत से ऐसे काम है जिसमें लोग जाति और धर्म को भूल गया, लेकिन बिहार सरकार और बिहार की जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो जानबूझ के अपने फायदे के लिए समाज के अंदर फिर से वही जाति वैमनस्य से फैलाना चाहती है। फिर से उसी जो एक तरह से कहते हैं जातिवादी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहती है, जिस तरह का समय बिहार में 1990 के दशक में था। एक तरह से बिहार में फिर से 1990 वाली जातीय उन्माद फैलाना चाह रही बिहार सरकार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे सिर्फ और सिर्फ उनको ही फायदा है, उस राजनीतिक दल को फायदा है, क्योंकि वो इस जाति और धर्म के डेटा को अपने चुनावी गणित में उपयोग करेंगे। इसके अलावा इसका कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी गरीब परिवार के उत्थान के लिए कोई काम करना है तो जाति और धर्म पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आज उदाहरण है इस बात का कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं बिना जाति और धर्म पूछे हुए हर एक जो उस लायक व्यक्ति उन हर एक लायक व्यक्ति को मिला है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोरोना काल में फ्री राशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हेल्थ जो आयुष्मान भारत के जरिए जो हेल्थ सुविधा मुहैया कराई जा रही हो, ये वो तमाम ऐसी सुविधाएं है जो बिना जाति धर्म देखे उन लोगों तक पहुंचाया गया है जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो फिर बिहार सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो किसी समाज के उत्थान के लिए उससे जाति और धर्म पूछ रही है, और ये कितना जायज़ है? दोस्तों, इस PIL में क्या क्या कहा गया उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। चल, बिहार में हो रही जातीय जनगणना को लेकर बीते कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातिगत जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की भी कोशिश कर रही है। इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से बिहार में के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर किया है। जी हाँ, इसमें कहा गया कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके आगे इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। संविधान की कई धाराओं में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि संविधान में यह भी बताया गया है कि किसी जाति को ध्यान में रख के कोई नीति या पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया है। इनमें राज्यों की जिम्मे जनगणना कराने का अधिकार नहीं दिया गया है।
बताते चले कि अखिलेश कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 6 जून 2022 को जातिगत जनगणना के लिए जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिसूचना गैर कानूनी, मनमानी, अतार्किक और असंवैधानिक है, इसलिए इसे रोक देना चाहिए, जिसके बाद अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ जाइए कि किसी भी सरकार के किसी भी योजना या अधिसूचना के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले इस बात पे विचार करती है उस जनहित याचिका पे कि ये सुनने लायक है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं, ये बेफालतू की बात है, राज्य सरकार को ये करने का अधिकार है, तो उस PIL को सुप्रीम कोर्ट उसी समय खारिज कर देती है या उसको वापस करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को स्वीकार किया है और इस पर सुनवाई की तारीख भी निकाल दी है इमीडिएट 13 जनवरी को, तो इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि हाँ, इस PIL में कही गई आरोप पे सत्य है, इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है, इसलिए इस PIL को की स्वीकृति दी है और इस पर सुनवाई की तारीख भी जल्दी लगाई है 13 तारीख की। नहीं तो अगर थोड़ा भी इसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सुनने के लायक है, तो इसकी तारीख लंबा देता कि ठीक है, हम इसको बाद में सुनेंगे। लेकिन उन्होंने 13 जनवरी की तारीख लगाई। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी इस PIL को देखने के बाद उनके विचार में भी आया कि नहीं, ये बहुत ही उचित मामला है और इसमें जो आरोप लगाया गया है ये कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होता है, जिसको देखते हुए इतनी जल्दी, इतना जो नज़दीक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस बात को समझिए। अगर पहली बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक अनुमान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन लगाए हुए आरोपों को सही पाती है तो नीतीश कुमार जी के इस प्रोजेक्ट पे तो हथौड़ा चलना ही चलना है और इसे बंद करना ही पड़ेगा उनको। उसके बाद जो इनकी बेइज्जती होगी वो अलग से होगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने की बौखलाहट में इस तरह की अनुचित, गैर कानूनी, असंवैधानिक कार्य को करने से भी नहीं हिचके। ये इनके ऊपर एक धब्बा हो जाएगा। तो देखते हैं 13 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या आता है, सुनवाई के बाद क्या रास्ता निकलता है, फिर उसके बाद इस पे विशेष चर्चा की जाएगी कि क्या ये सरकार का फैसला सही था या गलत था। नमस्कार।